हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की NCERT जो आपकी बायोलॉजी है उसके चैप्टर फर्स्ट को। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि लॉकडाउन है और आपकी काफ़ी पढ़ाई लॉस हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ हो कि कैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि अभी तक सारे स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी भी करिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपको छोटे छोटे टॉपिक करके चैप्टर्स को सारे कंप्लीट करवा दूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो आपके टॉपिक बनते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो आपका बोर्ड का ही एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें आप दोगे, आप नीट वगैरह या मेडिकल लाइंस के जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिप्रोडक्शन की मीनिंग को, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, और हम देखेंगे लाइफ स्पैन क्या होता है और ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट का लाइफ स्पैन कितना होता है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करिए, रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा से किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी जीव होता है वो अपने पेरेंट्स के थ्रू क्या होता है, उसका जन्म होता है जो कि बायोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। अब वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो प्लांट्स हो सकता है, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी क्रिएचर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, लिखिए कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी कि एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है उसके पेरेंट्स के थ्रू, जो कि बायोलॉजिकली क्या होता है, उससे सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आखिर रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी स्पीसीज़ अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो उसकी जनरेशन का हमें कैसे पता चलेगा कि उसके आगे की जनरेशन क्या है। तो हर स्पीसीज़ को अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे चलाने के लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है जिससे हम अपने लाइफ को क्या कर सकें, सस्टेन कर सकें, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आपका बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि डायनासोर हमें हम क्यों कहानियों में पढ़ते हैं, क्यों स्टोरीज़ केवल कार्टून में उसको या मूवी वगैरह में देखते हैं, क्योंकि उसकी कोई स्पीसीज़ बची ही नहीं है। ठीक है, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, उसको क्यों बचाया जाता है कि आगे चल के उसकी पीढ़ी चल सके, उसके बारे में हम सब जान सकें, वो हिस्ट्री ना रह जाए, वो पास्ट ना रह जाए। इसीलिए आपका जो टाइगर हुआ, चाहे कोई भी आपके जो जानवर हैं, कोई भी एनिमल जो एक्सटिंक्ट कंडीशन में है, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको बचाने के लिए तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको सेव करने के लिए कई सारे कैंपेन चलाते हैं, कई सारा जो उनके लिए सम्मेलन किया जाता है। जैसे कि आपका एक आपने सुना होगा रेड डाटा बुक। ठीक है, तो उस बुक में जो उसमें जो भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, उसको उसमें रखा जाता है जो कि ख़त्म होने के कागार पे होते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कोई भी जानवर हो, कोई भी क्रिएचर हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी लाइफ चलती रहे, उनकी लाइफ ख़त्म ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं।
तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या होती है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लाइफ स्पैन क्या होता है। तो चलिए इस बुक से हम पढ़ते चलेंगे कि क्या दिया हुआ है लाइफ स्पैन के बारे में। तो जैसा कि लिखा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि प्रत्येक जो जीव होते हैं केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। इसका मतलब है कि कोई भी जीव जन्म से जो उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो उसका समय होता है, यानी कि उसके जन्म से उसके नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है, उसके मरने तक का जो समय होता है, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी कि जीवन अवधि कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके लिए लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म उनके लिए लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि साइज वेरी करे। उनकी साइज अगर सेम हो, किसी ऑर्गेनिज्म की साइज सेम हो तो उनका लाइफ स्पैन भी सेम होगा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल मान लें तो क्रो, कौवा और अगर पैरट यानी कि तोता को अगर देखें तो दोनों की साइज सिमिलर है, बट उनका जो लाइफ स्पैन है दोनों का अलग अलग होता है। पेड़ की बात करें तो पेड़ में अगर पीपल और अगर हम आम के पेड़ की बात करें तो दोनों की साइज सेम होगी, बट उनका जो लाइफ स्पैन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है कि वट एवर बी द लाइफ स्पैन, या कि कोई भी लाइफ स्पैन हो, कितनी भी लाइफ स्पैन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लेकिन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टिनिटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी भी लाइफ हो, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, लेकिन डेथ तो सबकी होनी है। नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, ठीक है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कोई भी जीव जंतु है वो इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं करती किसमें, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, आगे हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने लाइफ उसकी है, कितना लाइफ स्पैन है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी और आपको क्या करना होगा कि लास्ट में आपको अपना जो नोटबुक होगा उसमें आपको लिस्ट बनानी होगी कि इस ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ स्पैन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिफेंट से। तो बच्चों अगर हम एलिफेंट के लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन पीरियड होता है वो होता है 60 टू 90 ईयर, यानी कि ये जो एलिफेंट होता है वो 60 से 90 साल तक ही जीवित रह सकता है। और अगर इंडियन जो हमारे एलिफेंट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसको हम कहते हैं एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। क्या कहते हैं, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, जो मैं आपको नोट करके दिखा देती हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। अब हम देखते हैं दूसरे एनिमल्स को कि उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है। तो बच्चों डॉग्स की लाइफ स्पैन की बात करें तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 22-25 ईयर होती है, यानी कि 20 से 25 साल तक ये जीवित रह सकते हैं। वहीं आप देखिए बटरफ्लाई की दी हुई है लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स, यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, वो जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट एनिमल्स को देखते हैं। काऊ की लाइफ स्पैन की बात करें तो काऊ की जो लाइफ स्पैन होती है वो भी 20 to 25 ईयर होती है। कितनी होती है, 20 to 25 ईयर। आप इस सबको नोट करते चलिएगा, एक आप लिस्ट बनाइएगा और उन सभी को लिखते जाइए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए। तो काऊ की कितनी हो गई, 20 से 25 साल तक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। क्रो की बात करें तो क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना साल होता है, वो 15 साल होता है। 15 ईयर्स तक कोई भी जो कौवा है वो जीवित रह सकता है। वहीं आप देखिए पैरट का, तो पैरट का कितना है, 140 साल, यानी कि मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि दोनों की साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की साइज मैक्सिमम एक ही बराबर ही है, सिमिलर ही है, बट देखिए उनकी लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। एक कौवा जो है वो 15 साल तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन एक पैरट जो है वो 140 साल तक भी जीवित रह सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बनाना ट्री की बात करें तो बनाना ट्री मैक्सिमम जो इसकी जो लाइफ स्पैन होगी वो होगी 25 ईयर। कितनी होगी, 25
5 ईयर। ठीक है। राइस प्लांट के लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो होगा 3 to 4 मंथ। कितना? 3 से 4 महीने का इसका जो लाइफ स्पैन होगा। और वहीं आप देखिए टॉर्टॉइस यानी कि आपका जो कछुआ है उसका लाइफ स्पैन कितना है? उसका है 100 से 150 साल, यानी कि 100 to 150 ईयर्स तक ये जीवित रह सकता है। ठीक है। बनियन ट्री आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा इसका एज हो सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा। तो मैक्सिमम जो इसका जो लाइफ स्पैन है वो होगा आपके 200 ईयर। कितना होगा? 200 ईयर तक कोई भी एक बनियन ट्री है, काफ़ी पुराना पेड़ इसे माना भी जाता है। तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 200 ईयर्स तक। हॉर्स की लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो होगा मैक्सिमम कितना? 60 ईयर। कितना होगा? 60 साल होगा। तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो बच्चों कितना होता है? 40 to 50 डेज़। कितना होता है? 40 से 50 दिन तक ये जीवित रह सकता है। तो हमने सबके लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है? इन सभी की लिस्ट बनानी है और सभी को एक जगह आपको नोट कर लेना है। एलिफेंट का, रोज़ का, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो, बनाना ट्री, काऊ, पैरट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, टॉर्टॉइस एंड बनियन ट्री। इन सभी को आपको लिस्ट बनाना है और एक जगह नोट कर लेना है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए। फिर हमने जाना कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन के बारे में जाना। फिर हमने देखा कि कौन से प्लांट का, कौन से एनिमल का कितना लाइफ स्पैन होता है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है जो आपको करना है और आपको अपनी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन को लिखना है। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। वाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि आपने कितना समझा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और थैंक यू सो मच।